नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। एट पे कमीशन यानी ये समय चर्चा में चल रहा है काफी ज्यादा। इस समय सरकारी सेवाओं में आने के लिए जो एक पुश फैक्टर है हम लोगों को काफी अच्छा मिल चुका है। यानी कि क्या होने वाला है, सरकारी नौकरियों में जो सैलरी मिलती है उसमें इंक्रीमेंट होगा। न्यूज कैसे आई, क्या चर्चा हुई है, पूरी बात समझते हैं। पे कमीशन होना जरूरी क्यों है और वेतन बढ़ना सरकारी सेवाओं में क्या अच्छी बात है, बुरी बात है, जो भी चीजें पूरी डिस्कस करेंगे इसमें। पहली बात चलते हैं न्यूज से क्या है। तो अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने यानी हमारी सरकार ने मंजूरी दे दी है कि नया एट्थ पे कमीशन, आठवां वेतन आयोग रेडी हो जाए, बन जाए। अब ये जो इन्फॉर्मेशन दी है ये दी हमारे रेल मिनिस्टर जी ने। तो इन्होंने बताया कि जो आठवां जो हमारा पे कमीशन होगा यानी वेतन आयोग होगा, अभी इसके मेंबर्स हम नहीं बता रहे हैं। हो सकता है समय लगेगा ढूंढने में, बनाने में कि कौन बढ़िया से बने, कौन बढ़िया सिफारिशें करें। एक बात समझिए, याद रखिएगा, सरकार अपने हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ा सकती है। नहीं, सरकार हमेशा कोई ना कोई रिकमेंडेशन सुनेगी, कोई रिपोर्ट मांगेगी किसी कमीशन की, किसी कमेटी की, तब जाके सरकार एक डिसीजन लेगी। तो ऐसा ही कमीशन होता है। इस कमीशन का खाली एक काम होता है, बस ये बताना कि सरकारी सेवाओं में जो सैलरी होती है वर्कर्स की, एम्प्लॉइज की, कर्मचारी की, अफसरों की, वो कितनी हो। हमारे देश में सेंट्रल सारी सरकार में 49 लाख के आसपास हमारे अभी कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें कि आप कैबिनेट सेक्रेटरी से लेके ग्रेड चतुर्थ तक सारे के सारे हमारे कर्मचारी इसमें काउंट होते हैं। इसके अलावा 65 लाख तो हमारे रिटायरी हैं, जो रिटायर हो चुके हैं। तो इनकी पेंशन कैसी हो, कितनी बढ़े, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। ये पे कमीशन क्यों होता है? क्योंकि हर 10 साल में एक बार आता है। अब हर 10 साल में जब एक बार एक कमीशन आता है, ये कमीशन अगले 10 साल के लिए बता देता है कि देखो भाई, महंगाई इतनी चल रही है, इतना इतना हो सकता है। अब ऐसे में कितनी सैलरी बढ़ाए एम्प्लॉइज की, कितना दें इनको, क्या दे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके लिए हर 10 साल में एक बार एक कमीशन आता है। वेतन आयोग का इकलौता काम यही होता है। वेतन आयोग में जनरली क्या होते हैं, एक चेयरपर्सन होते हैं जो जनरली जज होते हैं, एक चेयरपर्सन प्लस 2 मेंबर्स, प्लस इसके अलावा कोई सेक्रेटरी भी हो सकते हैं। तो अभी क्या थे, लास्ट में क्या थे 7वें वेतन आयोग में, वो भी देख लेते हैं। उन्होंने क्या सिफारिशें दी थी वो भी देखेंगे। अभी पहले आप समझिए कि ये है वो रास्ता जहां से आप जाते हो इस सरकारी नौकरी तक, और यहां से आगे आपको फिर अपना सारा जो आपका पे कमीशन की न्यूज है यहीं से आपको फुलफिल होती हुई मिल जाएगी। वंस यू टेक यहाँ से प्रिपरेशन हमारी साथ में। जो भी आपको औजार चाहिए, जो भी आपको चाहिए सामान यहाँ पे अवेलेबल होगा, जैसे क्या क्लासेस, सीसैट लेक्चर्स, हरी सब चीजें आपको। नाउ लेट्स कम टू कि क्या है सर, शुरू से बताओ पे कमीशन मतलब क्या करेगा। अगर जब कुछ समझ में नहीं आया, इतना समझ में तो आता है कि हाँ, महंगाई कोई चीज होती है, इन्फ्लेशन कोई चीज होती है। अब जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, क्या वो इन्फ्लेशन से परेशान नहीं होते? वो भी होते हैं। तो सरकारी कर्मचारियों की जो सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, ये इंक्रीमेंट क्या हर साल ऐसा होता है जैसे प्राइवेट सेक्टर में होता है, जैसे हमारे प्राइवेट कंपनियों में होता है 10% का, 15% का? ऐसा तो नहीं होता है। अब क्या होता है, जब आठवां वेतन आयोग आया तो समझ में ये आया, मतलब कि जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारियों की उनकी जो सैलरी होती है, वो उनके अलाउंस होते हैं, वो हर चीज को चेक करना पड़ता है। एक कर्मचारी की, जो भी सरकारी कर्मचारी हो, उसकी सैलरी का कुछ कुछ अंग होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? सबसे पहले होता है बेसिक, ये होती है बेसिक सैलरी। फिर होता है इसके अलावा एचआरए, फिर इसके अलावा होता है एलटीए, फिर इसके अलावा होता है स्पेशल अलाउंस होते हैं, और भी चीजें होती हैं। ठीक है, तो स्पेशल अलाउंस हो गया। ये सब क्या बनता है, ये सब हमारी अलाउंस, सारे भत्ते जो होते हैं। तो ये सारे के सारे मिला के हमारी सैलरी बताते हैं कि एक कर्मचारी की सैलरी कितनी होगी। अब जो 7वां वेतन आयोग आया था, जस्टिस ए के माथुर जी की अध्यक्षता में, ये बैठे हैं बीच में, इनके अलावा मीना अग्रवाल मैम भी हैं, इसके अलावा रतन रॉय जी भी हैं, बाकी सब लोग भी हैं। तो इन सब लोगों ने फाइनली 2016 में, जो आया था आज से 10 साल पहले, 2016 में, तो इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दे दी थी फाइनेंस मिनिस्ट्री को। याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के 3 डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और एक और डिपार्टमेंट होता है। आप उसका आंसर देंगे वो कौन सा होता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर जी को, जो उस समय थे हमारे स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी, तो इनके हाथ में इन्होंने दिया कि हमारी तरफ से रिकमेंडेशन ये है। अब रिकमेंडेशन क्या थी वो भी देख लेते हैं। तो जब रिकमेंडेशन दी थी, आप ही समझिए, जब जब पे कमीशन आया है, तो वो खाली और खाली सरकारी कर्मचारियों के लिए आता है और ये बताने के लिए, लेकिन वो खाली सरकारी कर्मचारियों के नहीं होता है, वो सबसे बात करता है। यानी कि जब एक वेतन आयोग होता है, पूरा वेतन आयोग पूरे देश भर में जाता है, स्टेट सरकारों से मिलता है, सब लोगों से बात करता है, और हर जगह जाके वो ये बताते हैं कि हमने हर जगह डिस्कस कर लिया है, चाहे वो स्टेट सरकार हो, चाहे वो स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशन हो, कोई भी चीज हो। अब जैसे आपको पता हो, जब आप एज एन आईएएस ऑफिसर जब आप किसी पोस्टिंग पे जाएंगे किसी जिला में, तो यानी आप उस स्टेट सरकार के अधीन हैं। आपको सेंटर ने हायर किया, सेंटर ने रिक्रूट किया, लेकिन आपको सैलरी उस समय कौन दे रहा है? एज ए डीएम ऑफ एनी सिटी, वो दे रहा है उस स्टेट की सरकार। यानी कि स्टेट सरकार हो गई, स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशन हो गई, फॉर एग्जाम्पल इंडियन ऑयल, फॉर एग्जाम्पल ओएनजीसी, जैसे सेबी, जैसे हमारी गेल, जैसे हमारी इसरो, जैसे हमारी बार्क। तो ये सारी की सारी हमारी क्या है? ये स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशंस हैं। इनमें भी अफसर होते हैं। तो इनमें जो अफसर होंगे, इनकी सैलरी कैसी हो, ये लोग कौन होंगे, ये कैसे कमाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, तो इनके लिए भी सारी बातें कौन करता है? वेतन आयोग। वेतन आयोग बताता है कि इतना इतना आपको देना पड़ेगा। अब वेतन आयोग ने क्या क्या बताया, एक बार जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं।
जब लास्ट वेतन आयोग आया था तो वेतन आयोग ने जो अपनी सिफारिशें दी उसके हिसाब से 1 लाख करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ था केंद्र सरकार के बजट पे, केंद्र सरकार की जेब से जाने वाले खर्चे पे। आप याद करना, जो हमारा वेतन आयोग रहा है वो इतने सारे रहे हैं। इसमें लास्ट वाला था 7th पे कमीशन जो आया था जस्टिस अशोक माथुर जी की अध्यक्षता में। इसमें कौन कौन थे साथ में? विवेक राय जी थे, इसमें साथ में मीना अग्रवाल मैम थी जो हमारी सेक्रेटरी थी इस पूरे कमीशन की, और साथ में हमारे रतिन रॉय जी थे जो इकोनॉमिस्ट हैं बहुत बड़े। नाउ अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा पहली बात तो सुनना, फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। फिटमेंट फैक्टर, और इसमें भी लड़ाई चल रही थी। जो देश के हमारे सारे जो हमारे कर्मचारी हैं उनका यूनियन होता है, सेंट्रल सरकार के कर्मचारियों का यूनियन, एम्प्लॉय यूनियन, वो मांग रहे थे फिटमेंट फैक्टर कि हमें 3.68 चाहिए। अभी क्या होता है अभी समझाता हूं। लेकिन सरकार ने कितना दिया? 2.57। इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं कोई सबसे चतुर श्रेणी का कोई कर्मचारी है, बेसिक उसकी मिनिमम कितनी है? 7,000 तनख्वाह थी उसकी सन 2015 में। जैसे ही 7,000 तनख्वाह पे लगा 2.57 का, गुणा किया 2.57 से, मल्टीप्लाई, तो ये कितना निकला? 17,990 रुपए। यानी उस व्यक्ति की, जो चतुर श्रेणी कर्मचारी है, जो 7,000 पाता था, वेतन आयोग की रिपोर्ट लगते ही, कमीशन की सिफारिशें लागू होते ही उसकी इनकम 2015 से 2016 में इतनी हो गई पर मंथ। ये इंक्रीमेंट हुआ है। अब ये है चतुर श्रेणी का। इसके बाद थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फिर ग्रेड ए ऑफिसर, फिर इसके बाद ऊपर के ऑफिसर, फिर पेंशनर हमारे। आप सोचिए सरकार पे कितना भार पड़ता है इस चीज का। यानी कि जो हमारे देश का हाईएस्ट जो हमारी चेयर होती है ऑफ आईएएस ऑफिसर्स, ये सारे ऑफिसर्स, उसकी सैलरी कितनी जाती है? 2.5 लाख रुपए। कैबिनेट सेक्रेटरी की, है ना, कैबिनेट सेक्रेटरी की मंथली इनकम 2.5 लाख रुपए होती है। तो ऐसे ही सबसे मैक्सिमम पेंशन कितनी हो सकती है? पेंशन भी होती है हमारी 2.25 लाख रुपए, लास्ट हाफ ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी। इतना तो हमें देना ही देना पड़ेगा। सरकार ने कहा हम 3.68 नहीं दे पाएंगे, हम 2.57 ही देंगे। लेकिन अब जो 8वां वेतन आयोग आ रहा है, इसकी वजह से क्या होगा? यहां पे बात हो रही है या तो 2.86 हो सकता है, या हो सकता है 3.12 हो जाए, कुछ भी ऐसा नंबर आ सकता है। तो अब जो एम्प्लॉय यूनियन मांग रहे थे कि अगर 3.68 लग जाए तो हमारी 7,000 की जो मैं तनख्वाह है वो 21,000 हो जाएगी। अब ये जो 7,000 की तनख्वाह जो इतनी हुई 18,000, ये 2016 से लागू होते होते, 2016 से आते आते 2025 तक ऐसी रहेगी। इसके बाद ये 8वां वेतन आयोग आया जो अभी आएगा, फिर ये बताएगा अगला 2025 से लेके 2036 तक, 2035 तक कि कितनी होने वाली है हमारी अगले 10 साल के लिए। क्योंकि वेतन आयोग 10 साल में एक बार ही आता है, तो जो भी सिफारिशें देगा ये आगे की सोच समझ के बताएगा। ये आगे की इंफॉर्मेशन दिमाग में रख के बताएगा कि आगे 10 सालों में महंगाई कितनी हो सकती है। और अगर महंगाई होती भी है तो हमारे पास जो हमारा सैलरी कंपोनेंट होता है हमारे सारे वर्कर्स का, इसमें एक और कंपोनेंट भी होता है, वो होता है डीए, डियरनेस अलाउंस। यानी कि डियरनेस मतलब होता है कितनी महंगाई बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से 1%, 2%, 1%, 2%, 3%, ये भी हर साल बढ़ता ही रहता है। तो उस हिसाब से कि हमारा डियरनेस अलाउंस कितना बढ़े, बेसिक पे, बस बेसिक पे क्वेश्चन नहीं उठे। ये हुआ। लेकिन इन सबके बाद भी दो तरह के क्वेश्चन उठते हैं। लोग जब भी ये बात सुनते हैं, लोग कहते हैं कि क्यों? पहली बात तो लोग कहते हैं क्यों सैलरी बढ़ानी सरकारी अफसरों की, और कुछ लोग कहते हैं क्यों नहीं बढ़ानी। क्योंकि जिन लोगों को कहना है क्यों बढ़ानी है, वो लोग कहते हैं आप इस फोटो को देखिए, करप्शन तो हमेशा रहेगा। करप्शन कहां कम होता है? करप्शन कब कम हुआ? और हमारा इंडिया का जीडीपी का 8% हिस्सा है जो जाता है कहां? खाली सैलरियां और पेंशन देने में। चाइना का ये 8% नहीं है। चाइना में एजुकेशन पे 4% खर्च होता है जीडीपी का, हमारे यहाँ कितना होता है? 3.3%। चाइना में हेल्थ पे कितना खर्चा होता है? 5.5%। हमारे यहाँ 1.3% हेल्थ पे खर्चा होता है जीडीपी का। जहां पे हम और जगह खर्चा करना चाहिए वहां हम सैलरियों में दे रहे हैं ज्यादा, जो कि वैसे भी कभी करप्शन जो कि बीट कर ही नहीं पाएगा, उनको एक्स्ट्रा सेविंग ही दे रहे हैं हम सारे अफसरों को। नाउ इसके अलावा जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, इससे जो है यूथ जो है बहुत ज्यादा जो अट्रैक्ट होगा, वो बेचारा युवा हमारे देश का, वो अपना कितना समय इन्वेस्ट करे इन सरकारी एग्जाम की तैयारी करने में, क्योंकि उसको लालच रहेगा ऐसी नौकरी का जहां पे अपने सैलरी बढ़ती रहेगी। लेकिन जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं सैलरी बढ़नी चाहिए, उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारी खाली और खाली सैलरी पे डिपेंडेंट होते हैं जो ऑनेस्ट हो। अब यहां पे इनका कहना है पूरे समय इन्होंने सरकार को सेवाएं दी, पूरे साल सरकार को सेवाएं दी, अपने पूरे जीवन भर इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कई दुश्मन बना लिए, कई इंस्पेक्शन किए, छापे मारे, जो भी किया। तो अब प्राइवेट सेक्टर में रिटायर होने के बाद इनके पास कोई नेट नहीं है, सेफ्टी नेट नहीं है। सरकार ही इनकी खाली अन्नदाता है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इनको पेंशन दे। और साथ ही साथ जब पेंशन जब जब सैलरी अच्छी होगी तो यूथ हमारा, टैलेंटेड यूथ हमारा अट्रैक्ट होगा इस नौकरी से, इस नौकरी की तरफ। यही दो एस्पेक्ट है, इसमें सोचना पड़ता है कि क्या बेस्ट है। नाउ इसके साथ ही करते हैं इस न्यूज को खत्म। जो भी इसमें और डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे जब भी इसमें कोई और मेंबर्स आते हैं, सिफारिशें आती हैं, हम उसको फिर टेकअप करेंगे बेटा। टिल देन यू कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, कीप ड्रीमिंग एंड होपफुली यू विल बी सिलेक्टेड। ऑल द बेस्ट।